नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि उत्तर भारत का बृहद मैदान, और इसमें जो है आज प्रयास रहेगा कि जो है उत्तर भारत के बृहद मैदान को कंप्लीट किया जाए टॉपिक को, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार के भाग आएंगे। आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है राजस्थान का मैदान आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान। और फिर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को अगर देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। और साथ में जो है हम यहाँ गंगा के मैदान को पढ़ेंगे, गंगा। और फिर उसके बाद जो है इसी के साथ में हम जो है ब्रह्मपुत्रा के मैदान को भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि जो है हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। और दूसरा जो पढ़ेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मैदान। तीसरा गंगा का मैदान। चौथा जो है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है ये राजस्थान के मैदान से। तो इसके पहले जो है, अब इतने छोटे से मैप में तो चित्र को बना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि इन्हीं के अंदर इसी चीज को हम यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन सी चोटी पाई जाती हैं, और कौन से जो है यहाँ पर जो है पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। इन सभी चीजों को जो है आज हम कवर करेंगे। तो देखेंगे कि ये जो क्या है, ये लूनी है, बनास है, और ये क्या है, साबरमती है। क्या है? साबरमती। ठीक है, इसे हम कहेंगे लूनी नदी, लूनी रिवर। इससे बनास रिवर कहेंगे, और इसे जो है साबरमती, साबरमती रिवर। ये 3 नदियां जो है कहाँ प्रवाहित होती हैं? राजस्थान के मैदान में। और दिस और उसके बाद जो है ये की हमारा है माही नदी। इसे क्या कहा जाता है? माही नदी जो है ये सतमाला पर्वत से निकलती है। कहाँ से? सतमाला, सतमाला पर्वत से माही नदी निकलती है। इसे क्या कहा जाता है? माही नदी। इसे माही कहा जाएगा, माही रिवर। ठीक है, और दोस्तों माही रिवर के ऊपर जो है देखेंगे एक नदी आती है जिसे अनास नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनास नदी। यहाँ पर 23.5 अंश, 23.5 अंश कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये तो हमारा क्या हो गया कि राजस्थान में जो नदियां प्रवाहित होती हैं कौन सी है? लूनी नदी है, बनास नदी है, साबरमती नदी है, और फिर ये माही नदी है। और फिर माही नदी के बाद जो है ये कौन सी नदी है? अनास नदी। इसे अनास नदी कहा जाता है, अनास रिवर। ठीक है, अब अनास रिवर जो है प्रश्न ये पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी नदी है या भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो अनास नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर अनास नदी विकल्प में नहीं है और माही नदी है विकल्प में, तो आप माही नदी को भी लगा देंगे कि हाँ, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन अगर विकल्प में अनास नदी है तो हम सबसे प्राथमिकता अनास नदी को देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें देखेंगे, दूसरी चीज कि ये तो लूनी हो गया, बनास हो गया, साबरमती हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे यहीं पर जो है एक शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 है। इसी को ही गुरु शिखर कहा जाता है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई जो है 1722, कितना है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और गुरु शिखर के बाद जो है देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आबू हिल स्थित है। क्या है? आबू हिल, आबू हिल, आबू हिल है।
और दूसरा चीज जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो दोस्तों ये हम राजस्थान मैदान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए, अब अगर हम राजस्थान मैदान को देखते हैं कि राजस्थान, पहला देखेंगे कि राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, और दूसरा चीज कि राजस्थान के मैदान के बाद इसमें कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, और इसके बाद जो है यहाँ पर कौन से उद्यान पाए जाते हैं, कौन से जो है नेशनल हाईवे निकले हुए हैं, इन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो हम इसमें लेक्चर में ही बताएंगे कि राजस्थान मैदान का जो विस्तार पाया जाता है वो अरावली, ये हमारा क्या है, ये अरावली है। अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में आप यहाँ देखेंगे राजस्थान है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अरावली पर्वत है, तो कहा गया अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक राजस्थान के मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? कि अरावली पर्वत के, मान लेते हैं ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक राजस्थान के मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि राजस्थान में जो है निम्न नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसे लूनी, बनास, साबरमती, माही, अनास कहा जाता है। कितनी नदियां? निम्न नदियां। अब अगर गिनती नहीं याद है तो उसमें आप लिख सकते हैं, निम्न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ नदियों को स्पष्ट रूप से जो है ये पता है कितनी नदियां यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के मैदान में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे लूनी, बनास, जो है साबरमती, माही, अनास हो गया। और उसके बाद जो है थार का मरुस्थल राजस्थान के मैदान के अंतर्गत, तीसरा पॉइंट आपका है, राजस्थान मैदान के अंतर्गत ही जो है थार के मरुस्थल का भी विस्तार पाया जाता है। किसका? थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि दोस्तों इसी मैदान में राजस्थान के मैदान में यहाँ पर जंगली जो है पेड़ पौधे वगैरह, जल जंगल जैसी चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान के मैदान में राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, जिसे कह सकते हैं कि जो चिंकारा होते हैं उनकी संरक्षण के लिए जो है किया गया है, और जो है जिसे डिजर्ट जो है उद्यान भी कह सकते हैं, मरुस्थल उद्यान भी कह सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट कि राजस्थान के मैदान में ही जो है NH15 नेशनल हाईवे जो है 15 भी गुजरता है। तो आपके पास जो है राजस्थान मैदान के अंतर्गत जो है इतने सारे पॉइंट है, लगभग 6-7 पॉइंटेड हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो हमारा राजस्थान का ये लेक्चर हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो हम देखेंगे एक एक करके लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवाहित होती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि ये लूनी नदी है, और लूनी नदी जो है हमने अरावली को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये तो हमने क्या बताया कि स्पेस का अभाव होने के कारण जो है हमारे द्वारा यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी यहाँ पर देख लीजिए, हमको स्रोत बताना है, स्रोत, अपवाह क्षेत्र, और फिर उसके बाद जो है एक है निकास। क्या है? निकास। तो सबसे पहले हम लूनी नदी का जो है क्या देखेंगे, स्रोत देखेंगे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों देखेंगे कि लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अरावली। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ प्रवाहित होती है? राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होती है। और फिर कहाँ जाकर गिरती है? और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कच्छ का रन है, कच्छ का रन, मतलब लूनी और बनास दोनों नदियां ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, कच्छ के रन में जाकर गिरती हैं। लेकिन साबरमती नदी और माही नदी, कौन?
साबरमती और माही नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसको हम यहाँ पर जो है, ये कहाँ पर गिर रही हैं? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में साबरमती और माही नदियां गिरती हैं। अगर लूनी नदी के संदर्भ में आ जाता है, पूछ लेता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? लूनी नदी जो है राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होती है। और लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, मतलब निकास, तो लूनी नदी जो है राजस्थान मैदान में प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर जो है अपना जल विसर्जित कर देती है, जाकर अपना जल गिरा देती है। दूसरा पॉइंट, लूनी नदी जो है बलोत्रा शहर तक, क्या बलोत्रा, आप लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो लूनी नदी है ये बलोत्रा शहर तक, एक वहां का राजस्थान का जिला है, बलोत्रा शहर तक जो है लूनी नदी का जल मीठा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही नदी बलोत्रा शहर को पार करती है, जैसे ही बलोत्रा शहर को पार करेगी तुरंत ही उसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। किसका? लूनी नदी का। जब लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, और आप लोग इसमें और जान लीजिए कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर मान लेते हैं यहाँ पर है और फिर बाड़मेर यहाँ पर है। जैसलमेर के दक्षिण में बाड़मेर है, यहाँ पर जे लिख दे रहे हैं। जैसलमेर के दक्षिण में बाड़मेर है, बी लिख दे रहे हैं। और बाड़मेर के पूरब में बलोत्रा शहर, बी। यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर बाड़मेर है, और बाड़मेर के पूरब में जो है बलोत्रा शहर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा क्या रहा? लूनी नदी। इसमें प्रश्न पूछने का तरीका क्या है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, प्रवास क्षेत्र क्या है, निकास क्या है। और दूसरा चीज, अब दूसरा आ जाता है बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी कहाँ से निकलती है? देखिए राजस्थान में नदियों का जो स्रोत है वो अरावली पर्वत ही है। क्या है? अरावली पर्वत ही है। अब बनास नदी कहाँ से निकलती है? देखेंगे कि बनास नदी जो है ये आबू हिल और गुरु शिखर के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। क्या हम कहेंगे कि जो बनास नदी है ये राजस्थान के मैदान में बनास, जो बनास नदी है ये राजस्थान के मैदान में आबू हिल और गुरु शिखर के मध्य से होते हुए जो है क्या होती है? प्रवाहित होती है। और कहाँ प्रवाहित होती है? राजस्थान के मैदान में। और फिर उसके बाद निकास इसका कहाँ पर होता है? बनास नदी का निकास जो है ये जाकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। हमको बस यही लिखना है, हमको बहुत ज्यादा इसके संदर्भ में एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि हमको राजस्थान का मैदान पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान का हमने स्थिति बता दिया, विस्तार बता दिया, कौन सा उद्यान है, किस लिए है, कौन सा हाईवे निकलता है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन सी नदी है, कौन से शिखर हैं, कौन से ये है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो आप सभी को जो है सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएस की दृष्टिकोण से। तो हमारा ये जो है हुआ बनास नदी। अब इसमें देखेंगे कि जो ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर जो है लूनी और बनास नदी के मध्य में स्थित है। और ये जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। ये हमारा ये हो गया बनास रिवर क्या होता है। अब बनास रिवर के बाद जो हम देखेंगे, आ जाते हैं साबरमती नदी पर। कहाँ पर आ जाएंगे? साबरमती नदी पर। दोस्तों साबरमती नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में प्रवाहित होते हुए यह जो है खंभात की खाड़ी में आकर क्या करती है? अपना जल गिरा देती है। साबरमती नदी ये गुजरात से भी होकर प्रवाहित होती है। राजस्थान गुजरात से होते हुए फिर जाकर जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और एक चीज और देखेंगे, दूसरा पॉइंट, कि जो साबरमती नदी है ये आबू हिल और ये अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है, ये आबू हिल है, इसी के बीच में जो है ये साबरमती नदी प्रवाहित हो रही है। तो प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि साबरमती के बारे में जो है लिखिए, मतलब टिप्पणी करिए। तो इसमें क्या करेंगे कि साबरमती नदी जो है
ये आबू हिल और अरावली पर्वत के मध्य से प्रवाहित होती है, यानी प्रवाहित होती है, राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होती है और राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बस। अब दूसरा चीज आ जाते हैं हम माही नदी पर। माही नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवाहित होती है और कहाँ जाकर गिरती है। ठीक है, तो दोस्तों माही नदी को देखेंगे तो ये हमने क्या कहा, ये सतमाला पर्वत से निकलती है। माही नदी सतमाला पर्वत से निकलती है, सतमाला पर्वत से निकलती है और सतमाला पर्वत से निकलकर जो है कह सकते हैं कि कहाँ प्रवाहित होती है। ये जो है मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मान लेते हैं ये मध्य प्रदेश हो गया और फिर ये राजस्थान हो गया और फिर ये गुजरात हो गया। तो जो माही नदी है सतमाला पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या रहा कि हमने स्पष्ट किया कि लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी और फिर उसके साथ साथ में जो है माही और अनास नदी को स्पष्ट किया। तो हमारा ये क्या रहा कि ये जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान मैदान के बाद जो है हम आगे चलते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मैदान के संदर्भ में देखते हैं। और एक चीज और है, अगर इसमें देखा जाए तो राजस्थान का जो मैदान है यहाँ पर, ये जो है अधिकांशतः इस क्षेत्र में, राजस्थान के मैदान में यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र जो है बांगर की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और जो बांगर पाए जाते हैं जो है क्या, यहाँ पर फसलों का ठीक से उत्पादन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है। जब अधिक वर्षा नहीं होगी स्वाभाविक है फसल जैसी चीजें प्रभावित होंगी, और जब फसल जैसी चीजें प्रभावित होंगी तो यहाँ पर रहने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। वहां पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी, जैसी चीजें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। और इसके इसके उपरांत में अगर राजस्थान के संदर्भ में आप लोग को इतना पता चला, तो इसके साथ में हमने एक एक वीडियो खैर बना चुके हैं, मतलब इसी पर झील के संदर्भ में। तो हमने उसमें सारे झीलों का नाम बताया था। खैर एक बार हम यहाँ पर फिर मेंशन कर दे रहे हैं कि राजस्थान में जैसे राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया, पिछौला हो गया, नक्की हो गया, डेगना हो गया, डिडवाना झील हो गया, ये सभी झीलें जो है कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में ही पाई जाती हैं। और दोस्तों राजस्थान में जो है 10.4% के आसपास लगभग में कह सकते हैं, तो उसी के आसपास जो है यहाँ पर नमक का भी उत्पादन सांभर झील से किया जाता है। कहाँ से? सांभर झील से। और यहाँ पर जैसे राजसमंद, जयसमंद और फिर जो है डिडना, डिडवाना, लुनकरनसर, पिछौला, नक्की, और जो है इतनी झीलें जो है ये राजस्थान में यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मैदान। दोस्तों ये लेक्चर है, लेक्चर के माध्यम से चूंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हर चीज़ लगता है, और कई लोगों के द्वारा कमेंट भी किया गया कि जो है लेक्चर तक ही ये रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। चूँकि जो लिखना चाहेगा ऐसे बताया जा रहा है, कोई लिख भी सकता है, जैसे हमने नदियों के स्रोत, अपवाह क्षेत्र, सब चीज़ का मेंशन किया। कोई अगर लिखना भी चाहता है तो वहाँ से लिख सकता है आराम से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मैदान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मैदान।
दिल्ली का मैदान। तो दोस्तों इसके संदर्भ में जो है हम बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका विस्तार, क्या देखेंगे कि पंजाब हरियाणा दिल्ली का विस्तार देखेंगे, विस्तार। और विस्तार के बाद जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। और निर्माण के बाद जो है हम यहाँ पर दोआब भी देखेंगे, दोआब। ये इतनी चीजों को कवर करना है हमको इसके अंतर्गत। और फिर इसके बाद जो है देखेंगे, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं इसी के संदर्भ में। ये पंजाब हरियाणा दिल्ली को ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये। तो इसमें दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु नदी है, सिंधु की जो है सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आते हैं। क्योंकि सतलज जो ये सारी नदियां आते हैं, यहाँ पर हमको ये देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण को देख लेते हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान का निर्माण। दोस्तों इसका विस्तार जो पाया जाता है देख लेते हैं। अगर पंजाब हरियाणा दिल्ली यहाँ पर है तो आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि यमुना नदी यहाँ से होकर गुजरी है। क्या, यमुना नदी, यमुना नदी जो जाकर जो है गंगा नदी में मिलती है, तो यमुना नदी। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, और यहाँ पर देखेंगे हरियाणा यहाँ पड़ जाता है और पंजाब यहाँ पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान का विस्तार जो है यमुना नदी से लेकर जो है पंजाब तक या फिर रावी नदी तक पाया जाता है। कहाँ से लेकर देख लेते हैं। यहाँ से जो है राकस झील से सतलज नदी निकलती है। मार्कर नहीं आज इंक डालने के बावजूद भी। ये जो है राकस झील से निकलती है, राकस लेक। ठीक है, राकस लेक से कौन निकलता है, ये सतलज नदी, सतलज। और फिर सतलज के बाद जो है आप देखेंगे यहीं से एक नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है, इसका नाम ब्यास है, ब्यास, ब्यास रिवर। और यहीं बीच में जो है एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। यहीं से होकर रावी नदी निकलती है, रावी नदी। बाकी सिंधु नदी तो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमको दोआब पढ़ाना है, इसी के अंतर्गत दोआब पढ़ाना है। तो और फिर यहाँ पर जो है सतलज हो गया, ये हो गया। और ये कौन सी नदी है, रावी नदी है, रावी नदी। और रावी नदी के बाद जो है देखेंगे यहाँ पर एक झेलम नदी है, झेलम और चिनाब नदी। ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, चिनाब रिवर है। ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियां हुआ। अब इसमें हमको देखना है कि दोआब कहाँ पर बनता है। दोआब किसे कहा जाता है, दो नदियों के मध्य में बनने वाले जो है मैदान को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। और जो दोआब वाला बेल्ट होता है ये एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है धान जैसी फसलों का जो है, गन्ना जैसी फसलों का बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोआब जो है ये पाकिस्तान, इसे क्या कहेंगे, चाज, चाज, चाज दोआब, चाज दोआब। चाज दोआब का मतलब क्या है, चा से चिनाब हो गया और झा से झेलम हो गया। मतलब चिनाब और झेलम नदियों के मध्य में बनने वाले
ये मैदान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं जो बनता है। लेकिन जो चाब दोआब बनता है ये केवल पाकिस्तान में बनता है। कहाँ बनता है, पाकिस्तान में। कहाँ बनता है, पाकिस्तान में चाज। और फिर देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये चिनाब है, ये राबी है, हमने ये मेंशन जो किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रा से राबी, चा से चिनाब, तो इसे हम क्या कहेंगे, रचना। क्या कहेंगे, रचना, रचना दोआब, रचना दोआब। तो रचना दोआब दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये भी जो है ये पाकिस्तान में ही रचना दोआब भी बनता है। कहाँ बनता है, ये पाकिस्तान में ही रचना दोआब बनता है। और फिर इसके बाद है कि राबी और व्यास, राबी और व्यास, बा से व्यास होता है, रा से राबी होता है, तो बा से व्यास, रा से राबी मतलब बारी, हम लोग कहते नहीं बारी, तो इसे बारी दोआब कहा जाता है। बारी, बारी दो आब, बारी दोआब कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो बारी दोआब है, ये जो है इसका इसका जो वो पाया जाता है, इसका जो दोआब पाया जाता है बेल्ट, ये दो जगह पाया जाता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में भी पाया जाएगा और पंजाब में भी जो है इसका विस्तार, हम कह सकते हैं कि बारी दोआब का विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। ये सारा प्रश्न पूछा गया है, सारा चीज मिलान करने के लिए भी पूछा है, कहाँ पाया जाता है, किसका विस्तार कितना कहाँ है। तो ये जो है ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। और सीधा प्रश्न पूछा गया है कि किस दोआब का निर्माण केवल भारत में होता है। देखिए ये देखेंगे सतलज नदी और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास नदी को क्या कहेंगे, बा से ब्यास होता है और जो है सा से सतलज होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीस्ट दोआब। ये देखेंगे ये क्या है, ये हमारा ब्यास है और ये क्या है, ये सतलज है। तो इसमें देखेंगे कि इस दोआब का जो निर्माण हो रहा है, मतलब ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इस जो बीस्ट दोआब का निर्माण हो रहा है, बीस्ट दोआब, बीस्ट दोआब, बीस्ट दोआब का निर्माण जो है केवल भारत में ही होता है। भारत में कहाँ होता है, पंजाब में, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो दोस्तों आप जो है इसमें देख सकते हैं कि चाज हो गया, रचना हो गया, बारी हो गया, बेस्ट हो गया, ये हो गए। और अगर ये पूछा जाता है कि दिल्ली, ये पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तब आपके पास जो इसका आंसर स्वतः मिल गया कि यहाँ पर ये जो नदियां पाई जाती हैं, इन्हीं नदियों के द्वारा, मतलब किसके, सतलज के द्वारा, ब्यास के द्वारा, रावी के द्वारा, इन नदियों के द्वारा ही जो है पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान का निर्माण किया गया है। इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, सतलज नदी के द्वारा यहाँ से जो है अवसादों को लाया जाता है, रावी नदी के द्वारा लाया जाता है, ब्यास नदी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण करके जो है क्या किया जाता है, ऐसे मैदानों का निर्माण कर दिया गया है। तो ये जो है हमारा क्या रहा, जो है इस पे हम जो है ये कंप्लीट हुआ हमारा पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान। कोचिंग भी जाना है और प्रयास करेंगे कि गंगा के मैदान को देख लेते हैं। गंगा के मैदान को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है जैसे मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा को जो है दो भागों में बांटा गया है। किसे, गंगा को कितने भागों में दो भागों में बांटा गया है। इसको जो दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक है रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड
का मैदान, और दूसरा है अवध का निर्माण, अवध का मैदान, अवध का मैदान। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोहिलखंड का मैदान है, और यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर जो है गंगा नदी के यहीं पर क्या है, अवध का मैदान है। वहां पर ये मान लेते हैं ये रोहिलखंड का मैदान है, और यहाँ पर जो है अवध का मैदान है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हमको ये बताना है कि रोहिलखंड के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, अवध के मैदान का निर्माण जो है कैसे हुआ है। तो इसमें पहली चीज देखेंगे, यहाँ पर जो है अवध के रोहिलखंड के मैदान का जो निर्माण हुआ है, ये जो है, या इसका विस्तार भी अगर हम देखना चाहते हैं, गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। या अगर ये हमको जानना है कि यहाँ रोहिलखंड के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो रोहिलखंड के मैदान का निर्माण जो है गंगा नदियों के द्वारा और गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी रामगंगा के द्वारा रोहिलखंड के मैदान का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? गंगा के द्वारा, और गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी, उत्तरी तट की एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है रामगंगा, उसके द्वारा जो है रोहिलखंड के मैदान का निर्माण किया गया है। अवध के मैदान का निर्माण कैसे किया गया है? अब अवध के मैदान का निर्माण जो किया गया है ये यहाँ पर पड़ जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ हम कहेंगे कि अवध के मैदान का निर्माण जो है घाघरा नदी, घाघरा की सहायक जो है सरयू, ताप्ती, राप्ती नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप जो है अवध के मैदान का निर्माण किया गया है। ये तो हमारा ये स्पष्ट हो गया कि रोहिलखंड के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, अवध के निर्माण कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया? ये 2 भागों में, लेकिन गंगा जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 भागों में, 3 अतिरिक्त भागों में बांटा गया है, राज्यवार 3 अतिरिक्त भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे कि 3 अतिरिक्त भागों में कैसे बांटा गया है। अब जैसे देखेंगे कि कहा जाता है एक ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। दोस्तों देखेंगे गंगा नदी अगर ये प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। ऊपरी गंगा में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मध्य गंगा में देखेंगे, मध्य गंगा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि ये बिहार में पाया जाता है, मध्य गंगा। और निम्न गंगा मतलब निचली गंगा, तो जो यहाँ पर आकर नदी ये गिरती है पश्चिम बंगाल में, तो इसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल कहा जाएगा, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये जो है ये नदी को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। तो कौन कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा के मैदान जो पाया जाता है यूपी में पाया जाता है, मध्य गंगा का मैदान बिहार में पाया जाता है, निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब इसमें जो है देखेंगे, मैं आप लोग को मैप भी दिखाना चाहूंगा। मैप भी वैसे अगर क्लियर दिख रहा होगा ज्यादा बेटर है। देखिए ये तो राजस्थान का, ये जो है क्या है? ये राजस्थान हमने जो है हमारे द्वारा सारा चीज पढ़ा दिया गया है। और फिर जो है हम देखेंगे ये रहा उत्तर। ये देखिए आप लोग एटलस में जाइएगा तो इसको जो है अच्छे से कवर करिएगा।
देखिए यहाँ पर अवध प्लेन दिया गया है, ये देखिए अवध दिया है, और फिर यहाँ पर देखिए रोहेलखंड दिया है, यहाँ पर अवध दिया है, फिर इसको जो है कई भागों में बांट दिया गया है ये चीज। अब इसी के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे, इसी पार्ट का अब अध्ययन करेंगे। और कोचिंग तो इसमें जो है मध्य गंगा के मैदान में दोस्तों देख लेते हैं, मध्य गंगा के मैदान में इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। मध्य गंगा के मैदान को देखते हैं। देखिए जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान, दोस्तों यहाँ पर जो है मध्य गंगा के मैदान में बिहार में जो है, बिहार में यहाँ पर जो है निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है इसको हम बताएंगे। ये पेपर में भी पूछा गया है कि पहला है चौड़ी भूमि, चौड़ी भूमि, टाल भूमि, निम्न बील भूमि, बील भूमि, और फिर एक है गोखुर, गोखुर इत्यादि नामों से जाना जाता है, इत्यादि नामों से जाना जाता है। इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे कि जो है टाल चौड़ी भूमि क्या होता है, और फिर जो है ये टाल भूमि क्या होता है, और बील भूमि क्या होता है। दोस्तों बिहार में देखेंगे, बिहार में पटना से लेकर जो है 67 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है, 6700 मीटर की दूरी तक जो है क्या पाया जाता है, एक चौड़ी भूमि पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, चौड़ी भूमि। लेकिन जो टाल भूमि होता है, जो बील भूमि होता है, इसे निम्नवर्ती भूमि होता है, मतलब सबसे निचला जो भाग होता है वहां पर टाल और बील जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो स्थलाकृतियां वहां बनी होती हैं उन्हें इन नामों से जाना जाता है। गोखुर, गोखुर, गोखुर किसे कहेंगे, जैसे मान लेते हैं नदी है, नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वो विसर्पण करते हुए क्या करती है, प्रवाहित होती है। जब विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है और आगे जाकर अपने मार्ग को क्या कर लेती है, सीधा कर लेती है। मान लेते हैं नदी विसर्पित होती है, प्रवाहित हो रही है, और जब ये अपने मार्ग को सीधा कर लेती है, तो सीधा कर लेगी तो ये दोस्तों ये जो प्रत्यक्ष झील है, मतलब नदी के द्वारा छोड़े गए शेष भाग को, जिसकी आकृति गाय के खुर के समान है, इसी को क्या कहा जाता है, गोखुर लेक। गोखुर लेक का मतलब इसमें यहाँ जल भरा रहता है और नदी फिर सीधे प्रवाहित होने लगती है। अब दोस्तों जो गोखुर लेक होता है, जब गोखुर लेक का जल सूख जाता है, मतलब दलदली में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को बेआउस झील कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोखुर झील को ही बेआउस झील, बेआउस झील। और बेआउस झील को भी क्या कहा जाता है, जब दलदली भूमि भी सूख जाती है तो उसी को माल्ट लेक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, माल्ट लेक, माल्ट लेक कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें देखेंगे कि जलोढ़ पंख क्या होता है, और जलोढ़ शंकु भी, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का भी निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का भी निर्माण होता है मध्य गंगा के अंतर्गत ही। तो ये चीज जो दोस्तों क्या है कि ये जलोढ़ पंख है, खैर ये उल्टा बन गया, ठीक है। तो ये जो है क्या आकृति,
इसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहा जाता है। अब जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु किसे कहा जाता है? जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु जो होता है, ये जब नदी के जल के द्वारा अवसादों का निक्षेपण कर दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जलोढ़ पंख तो जो उसका मड वगैरह होता है, अवसाद जो होते हैं, लेकिन शंकु जब अवसादों का जमाव इस तरीके से हो जाता है कि उसकी आकृति शंकुनुमा बन जाती है तो उसी को जलोढ़ शंकु कहा जाता है। लेकिन एक होता है कि गिरपदीय, तो दोस्तों जब पर्वत के पद पर जो है अवसादों का निक्षेपण होता है तो उसी को गिरपदीय या हिमोड़ जैसी चीजों से भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है मध्य गंगा का मैदान हुआ। और मध्य गंगा के बाद जो है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान हम कुछ थोड़ा लेक्चर देख लेते हैं इसमें। ब्रह्मपुत्रा का मैदान चौथा है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तो ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है वो जो है, तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है किसे कहा जाता है कि इसमें जो है लेक्चर के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। हालांकि लाइट भी कट गई है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो ऐसे प्रवाहित होता है और फिर जाकर जो है यहाँ पर गिरता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के मैदान का जो विस्तार पाया जाता है वो जो है उत्तर में देखेंगे हिमालय यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में देखेंगे तो मेघालय पठार का जो है विस्तार पाया जाता है। तो उसके मध्य में प्रवाहित होने वाले जो है मैदान को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा का मैदान। मतलब ऐसा मैदान जो हिमालय के, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत हो और दक्षिण में जो है मेघालय के पर्वत का विस्तार पाया जाता हो, उसी के भाग में जो है ब्रह्मपुत्रा के मैदान का विस्तार पाया जाता है। साथ में जो ब्रह्मपुत्रा के मैदान जो पाए जाते हैं उसका सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखा जाएगा तो असम में पाया जाता है। असम में, लेकिन असम में तो पाया जाता है। और दोस्तों एक चीज और है, आप लोग सुने होंगे कि माजुली द्वीप असम में ही स्थित एक द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही स्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप जिसे कहा जाता है। वहां की सरकार के द्वारा इसे जो है असम का 35वां जिला भी घोषित कर दिया गया है, इसलिए कि वो भविष्य में उसके ऊपर जो है संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाढ़ की स्थिति के कारण वो जलमग्न हो सकता है। इस उपलक्ष्य में जो है क्या किया गया कि उसे असम का 35वां जिला घोषित किया गया, ताकि वहाँ का जो है संरक्षण किया जा सके, वहाँ का बचाव किया जा सके, वहाँ के पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाया जा सके, मानव जीव जंतुओं की जो है सुरक्षा की जा सके। तो दोस्तों आज ये वीडियो ये हमारा कंप्लीट होता है। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।